बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 28 सितंबर 2022 से दिन है जी वेंसडे, बुध का। वैसे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक 29 सितंबर स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि 12 बज रहे हैं और प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 217वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि रेफरेंडम इख्तिताम पजीर हो गया, उसके नताइज मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जो 4 रीजन्स हैं जिन्होंने रेफरेंडम में रशिया के साथ जाने का ऐलान किया, जिन्होंने रशिया को चूज़ किया, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से ऑफिशियली राबता करके रिक्वेस्ट की कि आप एज सून एज पॉसिबल इन 4 रीजन्स को रूस के साथ शामिल होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करें, ताकि हम रूस का हिस्सा बन जाएं, जो कि हम दहाइयों से इंतज़ार करें। अब तारीख दी जा रही थी 4 और 5 अक्टूबर की कि व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 अक्टूबर को ऑफिशियली अनाउंस करेंगे इन 4 रीजन्स को रूस के साथ शामिल करने का। लेकिन अब एक नई तारीख दी गई है क्रेमलिन की जानिब से 30 सितंबर, यानी कि रवा महीने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इन 4 रीजन्स को अपने साथ शामिल करने का ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि किस तारीख को व्लादिमीर पुतिन ये अनाउंसमेंट करते हैं। 3 तारीखें दी जा रही हैं, एक तो 30 सितंबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। लेकिन बहरहाल एज सून एज पॉसिबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इन 4 रीजन्स को रशिया के साथ शामिल करने का ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नेटो ने सर जोड़ रखे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि 4 रीजन्स किसी तरह बचाए जा सकें। स्टोल्टनबर्ग से राब्ता किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, नेटो के चीफ से राब्ता किया और दोनों सरबराहान ने, स्टोल्टनबर्ग ने और यूक्रेन के सदर ने गुफ्तगू की आने वाले दिनों के मुतल्लिक, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुतल्लिक। स्टोल्टनबर्ग, नेटो के चीफ ने कहा कि आपने फिक्र नहीं करनी, आपको असलहा गोला बारूद भी मिलता रहेगा, मदद इमदाद भी मिलती रहेगी। नेटो बिल्कुल रेडी है। अगर आप जोहरी धमकियों से डर रहे हैं रशिया की, तो नेटो बिल्कुल रेडी है। एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में रिसेंटली कहा था, मैंने आपको बताया था कि हम विद इन सेकेंड्स रिस्पॉन्ड करेंगे, रद्द अमल देंगे। तो नेटो के चीफ ने यही बात की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कि हमारा इजलास हमने तलब कर रखा है नेटो का, उसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में जो रशिया एग्रेसिव होता जा रहा है, रशिया की जानिब से न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां सामने आ रही हैं, तो उनको किस तरह से टैकल करना है। तो बहरहाल आप अपनी रेजिस्टेंस को, अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर तकड़े रहें। हमारी मदद इमदाद में कोई कमी नहीं आएगी और हम बिल्कुल रेडी हैं। रेडी किस तरह से हैं? नेटो की ड्रिल्स चल रही हैं। मैंने आपको बताया था बाल्टिक स्टेट्स जो लैटविया, इस्टोनिया और लिथुआनिया है, वहां पर एयर ड्रिल्स नेटो की जारी हैं। और इन एयर ड्रिल्स के दौरान हुआ क्या? सबसे इंपॉर्टेंट खबर है आज की हेडलाइंस में है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 धमाके हुए। 3 नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 की पाइपलाइंस धमाकों से तबाह हो गई और गैस लीकेज वहां से स्टार्ट हो गई। जिम्मेदार कौन है, यही बहस चल रही है इंटरनेशनल मीडिया पर। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो 3 धमाके हुए, इसे तकरीबकारी कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, इवन के रशिया की जानिब से भी इसे तकरीबकारी कहा जा रहा है। तकरीबकारी क्यों कहा जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, ये डिटेल्स सुनने के बाद अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 1। नॉर्ड स्ट्रीम 1 रशिया से स्टार्ट हो रही है, फिनलैंड के पानियों से, स्वीडन के पानियों से गुजरती हुई, डेनमार्क के पानियों से गुजरती हुई ये जा रही है जर्मनी। साथ ही लैटविया, इस्टोनिया और लिथुआनिया भी हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मैं सर्कल करके आपको दिखा देता हूं, ये है कलिनिनग्राड। ये रशिया का एक ओब्लास्ट रीजन है। इसका कोई लैंड बॉर्डर रशिया के साथ नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है रशिया का, बहुत पावरफुल बना रखा है इस रीजन को रशिया ने। तो यहां से बहरहाल ये नॉर्ड स्ट्रीम 1, 2 यहां से गुजर रही है पानियों के अंदर से, बाल्टिक सी के अंदर से। हुआ क्या? 3 धमाके हुए 3 मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन एक ही वक्त में। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये हादसा तो बिल्कुल भी नहीं था, ये तकरीबकारी थी जिसे तमाम पार्टियां तकरीबकारी करार दे रही हैं। लेकिन ये तकरीबकारी किसके पानियों में हुई? ये तकरीबकारी हुई स्वीडन के पानियों में, ये तकरीबकारी हुई बाल्टिक सी के अंदर, ये तकरीबकारी हुई डेनमार्क के पानियों के अंदर। जिम्मेदार किसे ठहराया जा रहा है इन ममालिक की जानिब से? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि जनाब ये तकरीबकारी थी और ये तकरीबकारी
रशिया की थी। यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि ये तखरीबकारी थी और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि इसके पीछे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की एनर्जी ब्लैकमेलिंग थी। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका भी सेम यही बातें कर रहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो एनर्जी का वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रूस के क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि तखरीबकारी थी, 3 जगहों से एक ही वक्त में 2 गैस पाइपलाइंस का लीक हो जाना और लीकेज में बहुत ज़्यादा गैस भी निकल रही है। मैं आपको ये बता दूं कि गैस तो बंद कर रखी है रूस ने, लेकिन इन गैस पाइपलाइंस में बहुत ज़्यादा गैस है जो कि सर्दियों में यूरोप ने इस्तेमाल करना थी। अब वो गैस जो है वो लीक होना स्टार्ट हो गई है। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि ये तखरीबकारी थी, लेकिन इसके पीछे हमें लगता है कि यूक्रेन या फिर अमेरिका, 2 ममालिक का नाम क्रेमलिन ने लिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि रशिया का नाम क्यों लिया जा रहा है। रशिया की गैस पाइपलाइंस हैं, रशिया का बिजनेस है। रशिया यूरोप को कह रहा है कि आप सैंक्शन हटाएं, गैस वापस ले लें। तो रशिया के पानी भी नहीं थे, तो फिर रशिया क्यों कर ऐसा करेगा? उसकी एक रीज़न बताई जा रही है यूरोपियन यूनियन की जानिब से, और वो रीज़न ये है, ये मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ खुद। ये नॉर्वे से लेकर पोलैंड तक एक गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह होना है आने वाले दिनों में, यानी कि नॉर्वे की जो गैस है वो पोलैंड को और यूरोपियन कंट्रीज को मिलना है, जिसका इफ्तिताह होने वाला था। तो यूरोपियन यूनियन ये कह रहे हैं कि ये एक मैसेज दिया रशिया ने यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को, कि हमारे अलावा किसी से गैस लेने की सोचना भी ना। तो ये रीज़न जो है वो बताया जा रहा है कि रशिया इस तरह की ब्लैकमेलिंग इस तरह कर रहा है कि कोई ऑल्टरनेट नहीं है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 है या नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, इससे गैस लेनी है तो सैंक्शंस हटाओ और गैस ले लो। लेकिन रशिया ने ये बात क्यों की? CIA के चीफ ने जर्मनी को जून में ये बता दिया था कि जनाब ये इस तरह की कार्रवाई होने वाली है। जून, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर भी तकरीबन गुजर गया और अब ये तकरीबकारी हो गई। CIA जाहिर है फिर उनकी इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, या फिर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस बताकर उसे खुद ही इम्प्लीमेंट कर दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडन 24 फरवरी ये ऑपरेशन स्टार्ट होने से कबल उन्होंने किस तरह की बात की थी? अमेरिका के सदर जो बाइडन की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that? Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. अमेरिका के सदर जो बाइडन की आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे थे कि अगर रशिया के ट्रूप्स और टैंक्स यूक्रेन में दाखिल हो गए तो फिर ये नॉर्ड स्ट्रीम वाला किस्सा जो जर्मनी गैस ले रहा है ये बाकी नहीं रहेगी, ये पाइपलाइन। इसका क्या मतलब था? वो मतलब आज समझ में आ रहा है कि ये टारगेट किसकी जानिब से किया गया और जर्मनी को क्या मैसेज देने की कोशिश की उस अमेरिका ने, जो जर्मनी को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है मनाने की जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ कि भाई टैंक्स दो, लीथल वेपन दो, यूक्रेन की मदद करो। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी जर्मनी को बहुत ज़्यादा आड़े हाथों ले रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जर्मनी अभी भी हिचकिचा रहा है और सर्दियाँ अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तकरीबन रातें अब सर्द हैं यूरोप के अंदर और आने वाले दिनों में सर्दियां सख्त से सख्त होती जाएंगी और जर्मनी को कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि हम नॉर्ड स्ट्रीम दोबारा से बहाल कर दें। लेकिन अमेरिका ने तकरीबकारी इसलिए की कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यूरोप का जो उम्मीद है, जो रशिया उन्हें बार बार कह रहा है कि सैंक्शंस हटाओ, गैस ले लो, तो जब सख्त सर्दियां स्टार्ट होंगी तो उन्हें एक उम्मीद है कि हम सैंक्शंस हटाएंगे और गैस हमारी बहाल हो जाएगी और जो भी हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन दूर तो तब होंगे जब गैस पाइपलाइन सलामत रहेगी। 3 जगह से डैमेज हो चुकी है गैस पाइपलाइन, बहुत ज़्यादा गैस यहाँ से लीक हो रही है। 3 ममालिक जर्मनी, स्वीडन और डेनमार्क, इन्होंने, इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो अब लीकेज को देखेंगे क्योंकि इनके पानियों में ये हादसात पेश आई, ये तकरीबकारी हुई, तो इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो इस पानियों में जाएंगे, वो देखेंगे कि क्या डैमेज है। कुछ दिन लगेंगे इस डैमेज को देखने में और कई हफ्ते और कई महीने भी लग सकते हैं इस डैमेज को
दूर करने में, यानी कि सर्दियां आपने एंजॉय करनी है। यूरोप की सर्दियां बहुत ज़्यादा सख्त गुजरने वाली हैं ड्यू टू दैट वन हु डिड दिस। अब ये किसने किया, ये चंद दिन बाद क्लियर हो जाएगा कि किसकी तकरीबकारी थी। रशिया था, यूक्रेन था, या फिर अमेरिका था, जिसने जून में ही बता दिया था कि तकरीबकारी होने वाली है। अमेरिका ने एक और चीज़ बताई। अमेरिका ने यूक्रेन को कहा कि ठीक है, जो रूस की सदर ने जो मोबिलाइजेशन कैंपेन का आगाज़ किया उसको लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग यूरोपियन और मगरबी मीडिया में हो रही है और जिस तरह आप स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए CIA के ऑफिशियल ने कहा कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 3 लाख रिजर्व फौजी मैदान जंग में उतरेगा तो फिर वो डिलीवर करेगा और उसके लिए आपको तैयारी मुकम्मल रखनी है। उससे हट करके रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ज़बरदस्ती इन फौजियों को मैदान जंग में उतार रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़, जॉर्जिया निकलने की कोशिश कर रहे हैं रशियंस। यानी कि यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया का जो फोकस है वो यहाँ पर लगा हुआ है कि रशिया में किस तरह से एहतजाज हो रहे हैं, किस तरह से रूसी जो हैं, ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, वो दूसरे ममालिक भाग रहे हैं। उससे हटकर CIA ने कहा कि आपको थोड़ा सा तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रूप्स हैं ये अब जाना स्टार्ट हो गए हैं। ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी कि कुछ जो सेरेमनी है वो कंडक्ट की गई, कोई मजहबी किस्म की सेरेमनी थी और उसके बाद इन रिजर्व फौजियों को भेजने का सिलसिला रशिया ने स्टार्ट कर दिया है। अब ये जाकर करेंगे क्या? डॉनबास तो आज़ाद हो गया, ये सहाफ़ी ने सवाल किया क्रेमलिन के तर्जमान से। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि अभी ऑपरेशन हमारा ख़त्म नहीं हुआ, डॉनबास आज़ाद हो गया, लेकिन डोनेट्स्क मुकम्मल आज़ाद होना बाकी है। डोनेट्स्क अभी 60% रशिया मॉस्को के ट्रूप्स के कंट्रोल में है, 40% मज़ीद रहता है डोनेट्स्क। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि हमारा हदफ है कि हमने डोनेट्स्क को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करना है। तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि फिर उसके बाद क्या, ऑपरेशन ख़त्म हो गया, डोनेट्स्क आज़ाद हो गया, टैक्स इट? तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारा हदफ डोनेट्स्क रिपब्लिक को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाना है। उसके बाद आगे का डिसीजन व्लादिमीर पुतिन जाने और उनका फैसला जाने। यानी कि अब बॉल जो है वो मगरिब के कोर्ट में है, वो यूक्रेन के कोर्ट में है, वो यूरोप के कोर्ट में है कि अगर वो इस वक्त भी बातचीत की टेबल पर बैठते हैं इस कंडीशन को तस्लीम करते हुए कि ये 4 इलाके रशिया के हुए और ये ऑपरेशन ख़त्म कर दें, बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, तो ये एक ऑप्शन जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं उन्होंने दे दिया। लेकिन अब ये बॉल जो है वो मगरिब के कोर्ट में है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। नेटो का इंपॉर्टेंट इजलास जो है वो रवां महीने ही है, जिसके बाद कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आ सकता है। जो मीडिएटर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि इस वक्त में किस तरह से सालसी का किरदार अदा किया जाए, किस तरह से मीडिएट किया जाए इस तनाज़े को। अब ये मीडिएशन से बहुत आगे निकल चुका है तनाज़े। अब जोहरी जंग की बातें की जा रही हैं, जिसके लिए रशिया भी तैयार है और नेटो भी तैयार है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।